The third application of Gauss law is electric field due to a uniformly charged thin conducting spherical shell. ठीक है, एक स्फेरिकल शेल है। हमने एक शेल बनाया, जैसे जैसे ये हमारा एक स्फेरिकल शेल है। ठीक है, ये एक स्फेरिकल शेल है। ठीक है, लेट द चलो इसका जो ओरिजिन है, जो सेंटर पॉइंट है, लेट दैट पॉइंट इज ओ एंड द रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल शेल इज आर। ठीक है, अब इसके क्या होंगे, 3 पॉइंट्स होंगे। जैसे एक शेल है, शेल के कितने होते हैं, एक तो उसके जो शेल के अंदर का जो होता है फ्री स्पेस होता है, एक शेल जितने मटेरियल का, जैसे मान लो ये शेल है, ठीक है ना, एक तो ये इसके अंदर का फ्री एरिया। ठीक है, सेकंड जो ये शेल है, ये जो मटेरियल है शेल, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। 3 जगह पे निकाल सकते हैं। एक तो ये अंदर जो एम्प्टी एरिया है, इसमें इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। एक ये जो शेल की ये जो पूरी बॉडी है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। एक इस बॉडी के बाहर, ठीक है ना, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तीनों जगह पर हम देखेंगे तो हम क्या करते हैं, एक तो हमारे पास है ये शेल है रेडियस आर का, हम एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे इनसाइड द शेल। ठीक है, एक गॉसियन सरफेस तो इनसाइड द सेल दिस शेल, और एक गॉसियन सरफेस हम कंसीडर करेंगे आउटसाइड द शेल। ठीक है, तो हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए। एक एक करके पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड द शेल, यानी कि यहाँ पर, जैसे यहाँ पर इसको हम ले लेते हैं 1, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल। एट द शेल, शेल की जो बॉडी है उस पर ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं सेकंड, और ये जो इनसाइड है दैट इज द थर्ड। तीनों पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। चलो, फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड द शेल। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड द शेल। ठीक है ना, शेल के बाहर मान लो कोई भी एक हमने एक पॉइंट ले लिया, छोटा सा रीजन ले लिया पी, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एंड लेट द डिस्टेंस या फिर रेडियस ऑफ दिस बिगर सर्कल, जो सबसे बड़ा सर्कल हमने बनाया है, लेट द रेडियस इज आर, इसको हमने आर मान लिया, पी पॉइंट है, ये छोटा सा एरिया हमने लिया। ठीक है, इस एरिया पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड अगर ये छोटा सा एरिया लिया है तो यहाँ पर डीएस का भी जो ये जो छोटा सा रीजन लिया है, क्योंकि ये स्फेरिकल है, ठीक है ना, ये भी हमने छोटा सा एक स्फीयर लिया है, तो यहाँ पर जो डीएस का जो एरिया वेक्टर होगा दैट विल बी अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, जैसे ये छोटा सा एरिया, इससे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो इसके परपेंडिकुलर, और इस छोटे एरिया का अगर मैं एरिया वेक्टर लूँ, वो भी क्या होगा, इसके एरिया के परपेंडिकुलर, तो दोनों का डायरेक्शन कैसा आ जाएगा, सेम। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वही एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है। ठीक है, नाउ वी विल फाइंड आउट द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर टोटल फ्लक्स थ्रू दिस स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। टोटल फ्लक्स आ जाएगा हाँ ई डॉट डी एस। ठीक है, और हम यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा देंगे अगर हमें टोटल फ्लक्स चाहिए, और ये क्लोज सरफेस दैट इज इक्वल टू ई एस, डी एस की जगह हमने एस ले लिया, ये मान लिया कि ये जो पूरी सरफेस है उसका एरिया है एस, और क्योंकि ये स्फेरिकल है तो स्फेरिकल का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई r², रेडियस हमने स्मॉल r लिए, तो ये आ जाएगा ई इंटू 4 पाई r²। ठीक है ना, अच्छा ये हम निकाल रहे थे फाइव, लेट इट बी 5 1, क्योंकि हम अभी फर्स्ट रीजन पे निकाल रहे हैं। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ,
phi1 is equal to q by epsilon naught, where q is the charge placed here. ये जो spherical shell है इसका जो total charge है, let that charge is q. So यहाँ से भी phi1 है, यहाँ से भी phi1 है, दोनों को equate कर सकते हैं, equation 1 and equation 2. That is E into 4 pi r square is equal to q by epsilon naught. और अगर हमें E चाहिए, E is equal to q upon 4 pi r square epsilon naught. 4 pi epsilon naught एक साथ लिख सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q by r square. तो यहाँ से अगर रिलेशनशिप देखें तो E is inversely proportional to R. ठीक है, ये आया आउटसाइड द शेल. कौन सा पॉइंट था? आउटसाइड द शेल. सेकंड लेंगे एट द शेल. सेकंड पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द शेल. ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ द शेल r इज इक्वल टू r, यानी कि ये जो सेंटर से हमने डिस्टेंस लिया था, यहाँ पर तो r था लेकिन यहाँ पे हमने रेडियस कितना माना है? कैपिटल R. तो फॉर्मूला वही आएगा लेकिन क्या हो जाएगा? स्मॉल r की जगह कैपिटल R आ जाएगा. सो E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर. ठीक है, वही आ जाएगा. देखो फॉर्मूला वही आएगा, E डॉट डी एस. ds की जगह हम 4 पाई r, यहाँ स्मॉल r की जगह फिर कैपिटल R लेंगे, क्योंकि उसका हमें ये जो सेकंड रीजन है इसका हमें सरफेस एरिया चाहिए. तो फॉर्मूला यही आ जाएगा. ठीक है ना, बस स्मॉल r की जगह कैपिटल R आ जाएगा. तो यहाँ से अगर रिलेशनशिप देखें तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कैपिटल R. दैट इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल. थर्ड पॉइंट है इनसाइड द स्फेरिकल शेल. थर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड द शेल. ठीक है, नो वही करेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट डी एस, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0. implies E equal to 0. अब ये ऐसे क्यों हुआ? जैसे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ वी नो दैट according to Gauss law E dot ds is equal to q by epsilon naught. ठीक है, ये होता है. लेकिन इनसाइड द शेल, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी, हमने क्या पढ़ा था? जो भी चार्ज होता है, अगर कोई जैसे हमने ये लिया कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है तो सारा चार्ज कहाँ होता है? उसके सरफेस पे होता है. इनसाइड द कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. ठीक है, प्रॉपर्टीज की थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हमने. इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, यानी कि देयर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0. सो दैट मीन्स जितना भी चार्ज है वो इस सरफेस के ऊपर है. ठीक है ना, इस सरफेस के ऊपर है, यानी कि अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं. अंदर कोई चार्ज है नहीं, तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है. ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इनसाइड द शेल. अब इसको अगर हम डायग्रामेटिकली इसको मतलब ग्राफिकली हम इसको रिप्रेजेंट करें तीनों रीजन्स को, यहाँ पे R एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड. रिलेशनशिप देख रहे हैं E और R में. पहले था E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. अच्छा, सबसे पहले हम इनसाइड से स्टार्ट करते हैं. जैसे एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं R इज इक्वल टू R. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? R इज लेस देन R. तो R इज लेस देन R, जब तक R इज लेस देन R है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? 0. तो कैसी लाइन आ जाएगी हमारे पास? एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी यहाँ पर, यहाँ तक.
कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, 0। डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, धीरे-धीरे इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इनसाइड अंदर शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। जैसे ही r इक्वल टू r आया, तो यहाँ पर क्या हो गई, हमें मैक्सिमम वैल्यू मिली इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर आया r इज ग्रेटर देन r, तो देखो इनवर्स रिलेशनशिप है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ r, तो ये धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। ठीक है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। यहाँ पर ये मैक्सिमम इसलिए क्योंकि ये जो r है ये सबसे छोटा है। अगर मैं इसमें r और इसे कंपेयर करूँ कि जैसे मेरे को इनसाइड तो सब 0 हो गया, लेकिन तो वैल्यू आना स्टार्ट कहाँ से हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये सेकंड पार्ट से। तो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट के अंदर अगर मैं देखूँ तो ये कैपिटल R सबसे छोटी वैल्यू है r की, और जहाँ r छोटा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे बड़ा हो जाएगा क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है और धीरे धीरे जैसे ही r इंक्रीज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे डिक्रीज होता है।